हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो आ जाइए जल्दी से। आज आपके सामने एक ऑसम ब्लॉसम क्रिटिक हम लेने जा रहे हैं, नन अदर देन F.R. लेविस, और उनका क्रिटिसिज्म वाला वर्क हम बिंदास देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले फ़ोटो देख लेते हैं। ये हैं दोस्तों F.R. लेविस। इनकी शक्ल देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे काफ़ी सीरियस सी पर्सनैलिटी है ना, जैसे वो फूफा जी नहीं होते, मतलब समझ के ना, तो मेरी फीलिंग सीरियस सी पर्सनैलिटी लग रही हैं। तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो क्रिटिसिज्म भी दिया है वो भी काफ़ी सीरियस है, यानी कि कुछ सीरियस मुद्दे इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म में उठाए हैं। जानना चाहते हैं आप कौन से हैं, क्या है, कैसे है? तो आ जाइए, करना शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, आज का सेशन भी माइंड ब्लोइंग रहने वाला है। सो F.R. लेविस का दोस्तों फ़ोटो तो देख लिया, सीरियस लग रही हैं। तो आइए अब इनके वर्क एंड क्या इन्होंने सीरियस दिया है उसे करना शुरू करते हैं। आपको पता है अभी तक मैंने कितने भी क्रिटिक आपको कराए हैं ना, कि पहले ऐसे क्रिटिक हैं जिनकी ये पूरा जो स्लाइड है वर्क को डिनोटेड है, यानी कि लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं जो हमने इनके करने हैं। जनरली कोई नॉवलिस्ट होता है जितने इतने सारे नॉवल लिखे होते हैं, F.R. लेविस ने लाइन लगा दी है क्रिटिसिज्म वाले वर्क की। आइए करना शुरू करते हैं। डर तो नहीं लग रहा कि हम इन्हें याद कैसे करेंगे? डोंट वरी, निंजा टेक्निक है मेरे पास इसको याद करवाने की। आइए करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने लिखा है स्क्रूटनी, जो कि एक क्वार्टरली रिव्यू था और ये 1932 में आया था। ठीक है, स्क्रूटनी इनके वर्क का नेम है। क्वार्टरली रिव्यू क्या होता है? जो क्वार्टर लेवल पे है। मंथली होता है ना, जो मंथ में एक बार आता है। क्वार्टरली जो हर क्वार्टर के बाद आता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वार्टर क्या होता है, 15 दिन या हफ्ता, ये मुझे बताइएगा। तो स्क्रूटिनी F.R. लेविस का वर्क है जो क्वार्टरली रिव्यू है, हर क्वार्टर के बाद आता था और ये 1932 में आया था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्रिटिकल ऐसे लिखे थे जिनका नाम है टुवर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, जो 1933 में आया है। क्या है? टुवर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जो 1933 में आया है। इसके बाद दोस्तों यू कैन सी, इसके अलावा पूरी लाइन है इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क की जो नीचे दिए गए हैं। तो पहले आइए एक एक बार इनको पढ़ के मैं आपको विद ईयर बता देती हूँ, फिर हम निंजा टेक्निक अपनाएंगे इनको याद करने की। मेरी थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस निंजा टेक्निक में, पर कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप मेरा साथ निभाएंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं। सो थर्ड नंबर पे इनका वर्क है न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, जो 1932 में आया है। देन वी हैव फॉर कंटिन्यूटी, जो 1933 में आया है, फॉर कंटिन्यूटी। देन वी हैव रिवेल्वेशन, जो 1936 में आया है, रिवेल्वेशन 1936 में आया है। देन वी हैव एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी, जो 1944 में आया है, एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी। देन वी हैव द ग्रेट ट्रेडिशन, जो 1948 में आया है, द ग्रेट ट्रेडिशन, जो 1948 में आया है। एंड देन वी हैव D.H. लॉरेंस नॉवलिस्ट, जो 1955 में आया है, D.H. लॉरेंस नॉवलिस्ट, जो 1955 में आया है। तो दोस्तों ये पूरी जो स्लाइड है ये F.R. लेविस के बेसिकली 8 वर्क बता रही है और सभी जो वर्क हैं ईयर्स वाइज दिए गए हैं। ओके, तो क्या निंजा टेक्निक है इनको याद करने की, पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बाकी मैं क्लास में भी करवा दूँगी। क्या होता है दोस्तों, जब इतने सारे वर्क हमें आते हैं तो एक तो निंजा टेक्निक होती है इनको याद करने की कि कोई स्टोरी लाइन बना लो आपस में वर्क को जोड़ते हुए, कोई स्टोरी बना ली एंड स्टोरी के माध्यम से वो वर्क याद कर लिए, क्योंकि पेपर में आपको सही टिक करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वो थोड़े थोड़े भी एज अ स्टोरी याद है तो हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन होता है, जब इतने सारे वर्क आ रहे हैं तो आप उन्हें बार बार गुनगुनाइए, बार बार बोलिए। ठीक है, एंड उससे आपके दिमाग में काफ़ी हद तक वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी वाली टेक्निक अपनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे जो पहली थी स्टोरी लाइन बनाने वाली,
वो नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे निंजा टेक्निक सेकंड बनाऊँगी जिसमें मैं बार बार इनको गुनगुनाऊँगी, ठीक है। और आप जहाँ जहाँ पे हो मेरे साथ गुनगुनाना, मेरी इस मेहनत को सफल बनाना, और देखना आपके दिमाग में काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, दिस इज़ साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट। अगर हम किसी चीज़ को 160 बार बोलते हैं वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो यही वो एक साइंटिफिक चीज़ है जो मैं आपके साथ करूँगी। और एक और चीज़ दोस्तों, हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे इनको, हम मस्ती में गुनगुनाते हुए बोलेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो आइए करते हैं इस हार्ड वर्क को स्मार्ट अप्रोच के साथ। आइए इनको गुनगुनाते हैं, दिमाग में बिठाते हैं। तान में साथ में टेबल की दे दूंगी, आप भी आइए और गुनगुनाइए और दिमाग में बिठाइए। तो मैं एक एक करके दोस्तों सभी वर्क ऊपर से लेकर नीचे तक लूँगी। आप टकटकी लगाए आगे स्लाइड्स पे भी देखते रहें और मेरे साथ गुनगुनाते रहें। जयकारा शेरा माता काली दास साजे दरबार की जय। स्क्रूटिनी क्वार्टरली रिव्यू 32, स्क्रूटिनी क्वार्टरली रिव्यू 32, स्क्रूटिनी क्वार्टरली रिव्यू 32, स्क्रूटिनी क्वार्टरली रिव्यू 32, towards standard of criticism 33, 33, towards standards of criticism 33, 33, towards standards of criticism 33, 33, towards standard of criticism 33, 33, new bearing in English poetry 32, 32, 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 for continuity 33, for continuity 33, for continuity 33, for continuity 33, revaluation 36, revaluation 36, revaluation 36, revaluation 36, revaluation 36, education and university 44, 44, 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 great tradition 48, 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 D.H. Lawrence novelist 55, 55, D.H. Lawrence novelist 55, 55, D.H. Lawrence novelist 55, 55, D.H. Lawrence novelist 55, 55। कैसा लगा दोस्तों? लिटरली आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं खो गई थी। ग्रेट एडिशन को तो मैंने ज़्यादा ही गुनगुना दिया, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है एक बार मैं नॉर्मली बोल के बताऊं, फिर 4-4 5-5 बार मैंने ये सारे बोले हैं। गुनगुनाती मैं इसीलिए हूँ ताकि एक आपका इंटरेस्ट बना रहे। हालांकि मेरी एनर्जी ज़्यादा लगती है, बट दिस इज़ समथिंग कि आप समझें ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और बिलीव मी, अगर आपने मेरे साथ एक गुनगुनाया है, अभी आप इसको देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे साथ बोल भी रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप अपने साथ लेके गए हैं इस लेक्चर से और आगे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हो गए ना एफा लेविस के सारे वर्क। निंजा टेक्निक क्या है? या तो स्टोरी लाइन करके कर लो या इस प्रकार से गुनगुना के कर लो। और एक और टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि मैंने सभी के एंड वाले बोले 32, 33, 19 नहीं बोला, क्योंकि देखो एफा लेविस के जो सारे वर्क हैं ये 1900 समथिंग में आई हैं, ठीक है। सो 19 को वी कैन सिंपली स्किप, और ये आधा भी हम याद रखेंगे तो पेपर में अगर ये वर्क भी हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ गए तो हम कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं ये तो चलो हमने इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क देखे और मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी क्रिटिक किए हैं उसमें से ये क्रिटिक हैं जिनके मैक्सिमम वर्क हमने किए। अब आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिटरेचर के कॉन्सेप्ट को लेकर इनका क्या व्यू था, मतलब लिटरेचर क्या है इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, वे ऑफ लिविंग, सिविलाइज्ड कम्युनिटी एंड कल्चर। ये 3 टर्म मैं आपको बताना चाहूँगी। वे ऑफ लिविंग को आप नंबर 2 रखिए, सिविलाइज्ड कम्युनिटी को नंबर 2 और कल्चर को 3, सॉरी वे ऑफ लिविंग को 1, सिविलाइज्ड कम्युनिटी को 2 और कल्चर को 3।
तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि हर किसी का वे ऑफ लिविंग कैसा है, हर कोई कैसी ज़िंदगी जीता है, जिससे उसको सिविलाइज्ड कम्युनिटी बनानी है ना। सिविलाइज्ड कम्युनिटी होते हैं सभ्य लोग जो प्रॉपर खा पी रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से उठ बैठ रहे हैं, बड़ा सभ्य जी, बड़ा संस्कारी इंसान है, और उसी से हमारा कल्चर बनता है। तो नंबर 1 है वे ऑफ लिविंग, हमारा जीने का तरीका। नंबर 2 है सिविलाइज्ड कम्युनिटी, हमारा जीने का तरीका हमें सिविलाइज्ड कम्युनिटी बनाने के लिए प्रेरित करता है। और नंबर 3, उसी से हमारा कल्चर बनता है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। द वे वी लिव इट लीड टुवर्ड आवर सेल्फ टुवर्ड सिविलाइज्ड कम्युनिटी एंड इट मेक अवर कल्चर। ओके, जैसा हम जी रहे हैं ताकि क्यों हम एक सिविलाइज्ड रह सके, हम सबको बता सके जी हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, हमको बड़े संस्कार हैं, और फाइनली हम एक कल्चर उसी की देन होती है, बनता है। और इसने क्या कहा, जो कल्चर उसके थ्रू बनता है ना, उसी से फाइनली हमारा लिटरेचर बनता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। यानी कि जो आप आसपास आपकी बॉडी फील कर रही है, जो आप देख रहे हो, जो आपके मन पे छाप पड़ रही है, वैसा ही आप लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4th नंबर पे इन सब से आ जाएगा फिर लिटरेचर। नंबर 1 पे है वे ऑफ लिविंग, आपका जीने का तरीका। नंबर 2 पे है सिविलाइज्ड कम्युनिटी, आपका जीने का तरीका, कैसा चाहते हैं आप कि आप एक सिविलाइज्ड, एक सभ्य जिंदगी जी सके। नंबर 3 पे है कल्चर, उसी सिविलाइज्ड कम्युनिटी को जीने के चक्कर में आपका कल्चर बनता है, आपका खान पान रहन सहन बनता है। और नंबर 4 पे है लिटरेचर, जो सब आपका कल्चर बना है, जो आपकी सोच डेवलप हुई है, उसी से फाइनली जो आपके अंदर आता है आप कुछ ना कुछ लिख जाते हो। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एफ आर लेविस का कहने का मतलब था कल्चर इज लीडिंग टुवर्ड लिटरेचर, हमारा जीने का तरीका सिविलाइज्ड कम्युनिटी, फाइनली जो हमारा कल्चर है वही लिटरेचर है। ठीक है, और आपने एक चीज़ देखी भी होगी बेटा, जो भी राइटर होते हैं, जहाँ को बिलोंग राइटर करते हैं, उनके आसपास सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे हैं, वही चीज़ काफ़ी हद तक उनके वर्क में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ना वो जो उनका सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, उससे उनकी सोच डेवलप हो रही है, जो उनका कल्चर है वो उन पर छाप छोड़ रहा है, और वैसा ही वो लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो कल्चर इज बेसिकली लीडिंग टुवर्ड लिटरेचर, ऐसा एफ आर लेविस मानते थे। कि पूरी 2 लाइनों में कितना गागर में सागर है। एफ आर लेविस के अकॉर्डिंग कल्चर इज बेसिकली लिटरेचर, कल्चर इज इक्विवेलेंट टू लिटरेचर, जैसा कल्चर होगा वैसी मन पे छाप पड़ेगी, वैसे ही आप लिटरेचर लिखोगे। उसके बाद बेटा एक बहुत गहरी बात इन्होंने कही थी, जैसे इन्होंने कहा था 2 चीज़ें हैं, एक है प्री इंडस्ट्रियल और एक है इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल को मैं ए पे रखूंगी और इंडस्ट्रियल को मैं बी पे रखूंगी। ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल है जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब इतनी मशीनें वगैरह नहीं थी, लोग हाथ से चीज़ें बनाते थे, करते थे, जब गांव वगैरह ज़्यादा थे, शहर नहीं थे। और अब है इंडस्ट्रीज, जब हर चीज़ मशीनों में मैन्युफैक्चर होती है, इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर होती है, और शहर है हमारे पास। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि जो आज हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जो आज हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, जो आज हम तरक्की की बात करते हैं, जो हम कहते हैं हम इतनी तरक्की कर ली, एक्चुअली में हम कितना डाउन चले गए हैं। ये इन्होंने बताया कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था, चाहे तब मशीन्स नहीं थी, चाहे इतने लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, पर तब ना गरीब और अमीर का इतना भेदभाव नहीं था। तब हमारे मॉरल्स एंड सब इथिक्स बहुत बने हुए थे। और आज जब इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई अमीर से अमीर हो गया है, कोई गरीब से गरीब ही हो गया है, किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है, कई खाना वेस्ट कर रही हैं। और आज मॉरल और एथिक्स लाने के लिए हम तड़प रहे हैं। पहले वो गॉड गिफ्ट थे, तो पहले ना ह्यूमैनिटी थी। प्री इंडस्ट्रियल में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, ये तेजी नहीं थी ना, सब स्लो था, पर सब बहुत अच्छा था। और आज जब ये इंडस्ट्रीज हैं, इतनी तेजी है, मॉडर्निटी है, सब बहुत फास्ट है, पर बहुत बुरा है। एक एग्जांपल दूं, आज हम फ़ोन हाथ में लेके घूमते हैं, पहले नहीं घूमते थे ना। कहने को आज हमारे पास फ़ोन है तो लोग ज़्यादा क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के, पर उसी फ़ोन ने जो साथ में 2 बैठे होते हैं ना, उनको भी दूर कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात एफ आर लेविस ने कही कि कैसे अब और अब में फ़र्क है। तो कितना खूबसूरत इन्होंने कहा। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कल्चर से लिटरेचर को जोड़ा। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म तो दिया, पर हमारी सोसाइटी का पूरा
मुआयना करके हमें बताया। तो पर्सनल लेवल पे ना एफा लेविस को लेकर मैं क्लैपिंग करना चाहती हूँ। लिटरली क्रिटिसिज्म तो दिया, लिटरेचर को लेकर तो बताया, पर लिटरेचर कैसे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, कैसे पहले था कैसे अब है, उसको बहुत खूबसूरती से समझाया। वेरी गुड एफा लेविस, थैंक यू सो मच। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने कुछ चीज़ें हमें कही कि एक पर्सन के अंदर पावर होनी चाहिए ट्रू और फॉल्स कल्चर को पहचानने की। वही बात है ना कि जैसे प्री इंडस्ट्रीज़ गांव वाले एरिया को हम बुरा मानते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले एरिया को हम बेस्ट मानते हैं। तो वही बात इन्होंने कही कि ऑब्वियसली बेटा प्री इंडस्ट्री जब नहीं थी, कल्चर कुछ और था, खान पान रहन सहन पहनावा कुछ और था, अब कुछ और है, तो कल्चर कुछ और था बोला। उन्होंने कहा ना हमें एक पावर होनी चाहिए कि हम ट्रू और फॉल्स कल्चर को समझ सके कि कैसे दोनों में डिफरेंस है, जो वाकई क्या चीज़ है जो हमें हाई चाहिए, वाकई क्या चीज़ है जो ज़िंदगी में हमारे लिए मैटर करती है, हमें वो पहचान होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने एक बात बोली, जो भी लिटरेचर होता है ना किसी भी समय का, वो एक स्टोर हाउस है जो तब की रिकॉर्डेड वैल्यूज़ बताएगा। जैसे जब प्री इंडस्ट्रीज समय था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तब के लोगों की सोच, उनके मॉरल वैल्यू इथिक्स अलग थे। तो तब लोगों ने जो वर्क लिखा है ना, आप उनको उठा के देखना, उनकी थीम उठा के देखना, स्टोरी लाइन देखना, कैरेक्टराइजेशन देखना अलग है। आप आज देखो लोगों के वर्क को, स्टोरी लाइन को, कैरेक्टराइजेशन को, वो अलग है। तो नेक्स्ट उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा कि किसी भी समय का जो लिटरेचर होता है वो बेसिकली स्टोर हाउस है, उस समय की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि जो समय है उसने उस समय के राइटर पे क्या छाप छोड़ी है, कैसे उसको छुआ है, वही वो वर्क में लिखेगा। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों उसने ये भी कही कि जो गिफ्टेड हमारे राइटर्स होते हैं वो हमेशा डाइवर्स वे से काम करते हैं। जो गिफ्टेड होगा मतलब वाकई जो गॉड गिफ्ट बॉर्न राइटर है ना, वो कभी भी एक चीज़ को नहीं फॉलो करता, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई इंसान ऐसे कर रहा है मुझे ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको तो गॉड गिफ्ट है राइटिंग, वो चीज़ों के साथ खेल सकता है, वो चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि राइटर्स भी दो प्रकार के हैं, कुछ नॉर्मल हैं, समय के साथ बनना चाहते हैं, हाँ जी इसमें नेम है, फेम है, पैसा है, और कुछ गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। तो जो बनना चाहते हैं फिर उन औरों को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो चला आ रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर जो गिफ्टेड होते हैं उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऑलरेडी है, कैसे लिखना है, क्या करना है, और वो कभी भी किसी थीम पे लिखना है, क्या थीम होनी चाहिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराते। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक बात कही, लिटरेरी वर्क के माध्यम से हमें किसी भी नेशन का कल्चर पता चलता है, और आप किसी भी समय का अगर लिटरेरी वर्क उठा के देखोगे तो वो आज भी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। किताबें बोलती हैं, राइट, किताबें जिस समय लिखे गई हैं उस समय को बोलती हैं, उस समय की वैल्यूज़ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, मॉरल्स को, इथिक्स को बोलती हैं, ये उन्होंने कहा। तो ओवरऑल इस पहले में हमने क्या देखा कि एक पर्सन में ट्रू और फॉल्स कल्चर के बीच में डिफरेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि पर्सन मस्ट नो कि वाकई क्या अच्छा है क्या बुरा, ऐसा नहीं जो चला आ रहा है हम उसमें चले, वाकई जो मैटर करता है उसमें चले। एंड सेकंड, किसी भी समय का जो लिटरेचर होता है वो उस समय की मॉरल वैल्यूज़ का रिकॉर्ड हाउस है, क्योंकि उस समय जो फीलिंग्स हैं वही उसके राइटर ने उतारी हैं। और थर्ड उन्होंने क्या कहा, जो हमारे बॉर्न राइटर हैं, गिफ्टेड राइटर हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं डाइवर्स थीम्स पे लिखने पे, डाइवर्स वे से लिखने में, वो कभी भी कोई एक चीज़ फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको बनना नहीं है, वो ऑलरेडी राइटर हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कि कैसे एक समय का जो लिटरेचर है वो बातें करता है। ठीक है, बहुत गहरी बात, मतलब मैं लिटरली एफा लेविस को लेके फिर क्लैपिंग करना चाहती हूँ। ये हर स्लाइड को आपको पढ़ाते पढ़ाते लिटरली मतलब मैं एफा लेविस की ना सोच की बड़ी काबिले तारीफ हो रही हूँ। इन्होंने सिर्फ एज अ क्रिटिक नहीं दिया है, पर सही मायनों में बोलूँ, एक जो लिटरेचर है वो सोसाइटी को बहुत प्रभावित करता है, एंड दिस इज़ ट्रुथ। इन्होंने अपना क्रिटिसिज्म उस प्रभाव करने की क्षमता के तहत दिया है, मतलब ही नोज़ कि कोई भी जो लिटरेचर है वो सिर्फ लिटरेचर नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का एक बेस है। जो लिटरेचर है वो सोसाइटी को बताता है, सोसाइटी पे प्रभाव डाल सकता है, सोसाइटी को बदल सकता है। तो उन्होंने ना, एफा लेविस ने लिटरेचर
कि वो क्षमता समझी है, वो पावर समझी है एंड उसके अकॉर्डिंग वो हमें बता रहे हैं। तो लिटरली एफा लेविस मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ लिटरली। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हैं। एफा लेविस ने हमें पोइट्री और हिस्ट्री के फंक्शन के बीच का डिफरेंस बताया कि कैसे जो हिस्ट्री है उसका फंक्शन कुछ अलग है और पोइट्री का फंक्शन अलग है। ये तो बेटा दिखती सी बात है। अगर हिस्टोरिकल वे से ऐतिहासिक लेवल पे आपने कोई चीज़ लिखी है, उसका मकसद सिर्फ क्या होता है, जो भी पीछे हो गया है उसका नॉलेज आपको मिले एंड आपको पता लगता रहे भी क्या क्या हुआ था, एक बेस पता हो। जबकि पोइट्री में आपको जो भी जिस समय की पोइट्री लिखी गई होती है वो तब का तो बताती है, पर साथ में ना एक डीप लेवल पे जाके हमको टच करती है, हमारे इमोशन को ट्रिगर करती है। मतलब जब आप हिस्ट्री लिख रहे हो किसी चीज़ की, आप नॉर्मल पैराग्राफ में लिख दोगे, उसमें ऐसे कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होंगी, आप जो तथ्य है वो फैक्ट बता दोगे। पर जब आप पोइट्री लिख रहे हो ना, चाहे आप उस समय का वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही चाहे अपनी कविता में डाल रहे हो, पर इस प्रकार से डालोगे जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगी, मतलब वो समझा पाएगी आपको। तो ये उन्होंने बताया था कि दोनों में चाहे सेम चीज़ लिखी जाती है पर जो बताने का तरीका है वो अलग है, तो एक प्रभाव अलग है। तभी तो देखो पोइट्री अच्छी लगती है ना, शेरो शायरी, हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती पढ़नी, सच कहा गया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि जो क्रिटिसिज्म है, जो लिटरेचर है और सिविलाइजेशन है, ये कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया, जो भी कहीं की सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, खान पान है, रहन सहन है, कल्चर है, उसी से बेटा आपका लिटरेचर निकल के आएगा। और जहाँ से लिटरेचर निकल के आएगा दोस्तों, वहीं से आपका क्रिटिसिज्म भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग लिटरेचर लिखते हैं वही लोग बेटा क्रिटिसिज्म भी करते हैं। जो खाना बनाना जानते हैं वही बताएंगे ना खाने में क्या कमी है क्या नहीं। ठीक है, तो एक तो ठीक है, जो सिविलाइजेशन है, जो कहीं का कल्चर है, उसी वजह से हमारा क्या आता है, लिटरेचर आता है। ठीक है, और जो जहाँ से लिटरेचर आएगा वहीं से क्रिटिसिज्म आएगा। यानी कि एट द एंड जो लिटरेचर है, जो लिखा गया है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, कल्चर पे, सिविलाइजेशन पे। ठीक है, और जो क्रिटिसिज्म आप दे रहे हो कि हाँ जी इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसी कल्चर में जहाँ से लोग आए हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, जो जड़ है, जो रूट है, चाहे लिटरेचर लिखना है या लिटरेचर पे क्रिटिसिज्म देना है, वो कल्चर ही है, क्रिटिसिज्म ही है। ये सही होगा तो सब सही होगा, इसके नरिशमेंट सही होगी, ऊपर सब सही होगा। यहाँ पे जो आप मॉरल वैल्यू एथिक्स डालोगे वही लिटरेचर और क्रिटिसिज्म में आएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हिज एनालिसिस इज नॉट मियरली द सिक्योरिटी ऑफ वर्ड्स बट एन इंटरेस्ट इन मैन, इन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। वो तो मैंने आपको बताया बेटा, एफा लेविस का क्रिटिसिज्म सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि इसकी इंटरेस्ट, इसकी रूह थी मैन, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन पे, जिसके लिए मैंने इसके लिए क्लैपिंग की थी इतनी ज़्यादा कि इन्होंने समझा है कि लिटरेचर सोसाइटी के बारे में बताती है और सोसाइटी को बदल सकती है। ठीक है, इनको पता था कि कैसे मैन, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन लिटरेचर से जुड़ी हुई है, उसी से लिटरेचर आता है और लिटरेचर में क्षमता है इनको प्रभावित करने का। तो ओवरऑल ये तो मैं कह ही सकती हूँ कि एफा लेविस का क्रिटिसिज्म सिर्फ ऊपरली तौर पे क्रिटिसिज्म नहीं था कि हाँ जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसी वोकैबुलरी लिखो, ऐसा डिक्शन लिखो, ऐसी थीम लिखो, नहीं, इन्होंने बहुत गहरे लेवल पे बताया। मैं कहूँ एफा लेविस की फिलोसफिकल अप्रोच थी, दार्शनिक लेवल था इनका, इनकी एक सोच थी। ठीक है, इनका जब जब क्रिटिसिज्म आया, इन्होंने जो जो क्रिटिसिज्म में आया, इनकी तीन बातें जहन में थी, मैन, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। एक इंसान की सोसाइटी और उसकी सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कैसे पोइट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस है, ये उन्होंने मुझे बताया। आपको मैंने बता ही दिया है कि पोइट्री भी वही चीज़ कहे जो हिस्ट्री में है, पर पोइट्री हमारे इमोशंस को भी ट्रिगर करते हुए चीज़ बताती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कैसे सिविलाइजेशन से लिटरेचर आता है और सिविलाइजेशन से क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, और थर्ड लास्ट पर नॉट द लीस्ट, उनका जो भी क्रिटिसिज्म है वो मैन, सोसाइटी और सिविलाइजेशन को दिल में रखते हुए है। ठीक है, सो दोस्तों ये हैं हमारे एफा लेविस, उनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क, उनकी फिलॉसफी। कैसा लगा आपको सेशन? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, सेशन को जरूर थम्स अप दें। और कैसी लगी आपको निंजा टेक्निक जो मैंने याद करने की बताई, और आई होप ये दिल से जो पढ़ाया मैंने एफा लेविस को, जो मैंने फील किया, मैं आपको भी फील करा पाई हूँ। ठीक है, सो ये कहूँगी दोस्तों कि आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे हंसते हंसते कट जाए पढ़ाई के रास्ते, तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9882352458। वहाँ पे आप हमें संपर्क करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। और हाँ, ये एक एक पॉइंट जो मैंने पढ़ाया, ये एक एक पॉइंट MCQ है। जैसे एफआर लेविस के ये जो वर्क है, ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ सकते हैं, या सिंपल आ सकता है कौन सा वर्क किस साल आया है, कौन सा वर्क एफआर लेविस का है, या इन्होंने जो भी बातें कही, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ऑल, वो सारी फिलॉसफी आपको पता होनी चाहिए। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग एंड थैंक यू सो मच। ये कहना है मुझे, आप मुझे बहुत प्यार दे रही हैं मेरे टीचिंग टेक्निक्स के लिए, मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए, पढ़ाने के तरीके को लेकर, इस कंटेंट को लेकर। तो वो तो मैंने शुरू से ही आपको कहा है कि इंडिया का बेस्ट कंटेंट ये है। इतनी बुक्स से छान के लाना, इतने कलर कॉम्बिनेशन में डालना, इट लिटरली टेक लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क से ऊपर आई विल से स्मार्ट वर्क। और साथ में मेरे टीचिंग टेक्निक्स को जो आप इतना प्यार दे रही हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी से हमारा पॉकेट पढ़ाई आगे जाएगा और आई होप बहुत बहुत आगे जाए। आप भी बहुत और हम भी बहुत आगे जाएं, खूब तरक्की करें और पूरे संसार में ढेर सारी खुशियाँ फैलाएं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। फ़ोन नंबर पे ज़रूर संपर्क करें अगर कंप्लीट इंग्लिश एंड की तैयारी करनी है तो। टेक केयर।